अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वह है धातुओं की विस्थापन अभिक्रियाएं। यह विस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं, इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम 100 मिलीलीटर के 5 बीकर ले लेंगे और उन्हें क्रमशः ए, बी, सी, डी और ई मार्क कर देंगे। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल डालेंगे और फिर प्रत्येक बीकर में नीचे दर्शाए अनुसार पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल तैयार कर लेंगे। इस प्रकार आप यहाँ 5 बीकर देख रहे हैं बच्चों, ए, बी, सी, डी और ई। तो बीकर ए में कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसके अंदर जिंक का टुकड़ा डाला गया है। बीकर बी में भी कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसके अंदर लोहे की कील डाली है। बीकर सी जो है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन है और उसमें तांबे की कुछ छीलन डाली गई है। बीकर डी जो है उसमें आयरन सल्फेट का विलयन है और उसमें भी तांबे की छीलन डाली गई है। इसी प्रकार बीकर ई में जिंक सल्फेट का विलयन है और उसके अंदर लोहे की कील डाली गई है। इन सभी बीकरों को कुछ समय के लिए हम बिना छेड़े ऐसे ही रहने देते हैं और कुछ देर पश्चात हम इनका परीक्षण करते हैं। हम विभिन्न बीकरों में देखते हैं कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी अगर उस यौगिक के जलीय विलयन में कोई अधिक क्रियाशील धातु डाली गई है तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। बीकर ए में जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो पहले नीला रंग होता है वह अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैने पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं बच्चों, बीकर ए में पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसमें जिंक का टुकड़ा डाला था, वह नीला था, लेकिन कुछ देर पश्चात जब अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई, तो कॉपर की जगह जिंक सल्फेट का यौगिक बन गया और कॉपर का जो लाल चूर्ण है वह पैने में जमा हो गया। अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस जिंक, तो उसके फलस्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होती है और हमें जिंक सल्फेट जो कि रंगहीन है वह विलयन प्राप्त होता है और कॉपर जो है वह लाल चूर्ण के रूप में नीचे पैने पर जमा हो जाता है। पर बीकर सी, डी और ई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? बीकर बी में भी बच्चों देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे की कील डाली जाती है, तो कुछ समय पश्चात जो लोहा है वह कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। लेकिन बीकर सी, डी और ई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में भी आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉपर जो धातु है वह जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? क्योंकि वह जिंक से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जो है वह अन्य धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए बच्चों कि विज्ञान जो है वह मनमाना नहीं होता है, यह तथ्यों पर आधारित होता है और नियमों की पालना करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक जो धातु है वह कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हुई। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ
उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, कौन सी अधातु है? वेरी गुड बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो कि अधातु है, वह हमारे लिए प्राणवायु है। अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु भी किया जाता है। अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में भी किया जाता है तथा अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन जो है वह एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। हम सुनते हैं कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन जो है वह जो कि एक धातु है वह भी विद्यमान है। वह कहाँ पर है बता सकते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन के अणु पाए जाते हैं। अतः हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनसे अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, यानी उसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है, तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण भी किया गया है। अधिकांश तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं वह धातु होते हैं। शेष तत्व या तो अधातु है या फिर उपधातु है। उपधातु जो है उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण रहते हैं। अतः बच्चों, हमने इस अध्याय में सीखा कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं जबकि अधातु आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं जबकि अधातुएं ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। दहन करने पर धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है और वह हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं, जिन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। थैंक यू बच्चों, जल्द ही मिलते हैं विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ।